बेसिकली फाइब्रोइड तो है, आपको पता ही था, पहले वाले देना है कुछ। ग्यारह बारह की है, 30 तब तो आपका था 5.7 इंटू 4.95, ये था दिसंबर का। फिर आपका था 5.7 5.4, ये फरवरी का है। फरवरी के बाद मार्च का है 5.7 इंटू, मेरे सिस्टर की थी वो तो ठीक हो गई होगी। अभी का साइज थोड़ा बड़ा हुआ आ रहा है। 6 इंटू 7 7.45 था, तो ये 8 सेंटीमीटर ही हो गया। तो फाइनली तो अभी ऑपरेट ही होगा, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जाएगा, अब तो होगा। हीमोग्लोबिन लास्ट कब कराया हुआ है? हीमोग्लोबिन मैम अभी करवाया था, ये रहा इसके अंदर। नहीं नहीं, ये तो लास्ट का है, ये आई थिंक ये वाली रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट जो है उससे मेरी डेंगू हुआ था, वाले के पास मेरा 10। अगर 8.7 है तो फिर एक बार हम क्या प्रेशर चेक करा लेंगे, उससे पता चल जाएगा। ये ब्लड ग्रुप और ये तो कुछ काम आ जाएगा आपका। और ये जो थायराइड है वैसे तो 3 है, नॉर्मल है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये हमें 2.5 के नीचे चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर कट ऑफ जिन हम गलत नहीं होगा, ये कट ऑफ ये नहीं होता है, 2.5 आता है, 3 आता है दोनों जगह ना, सारा नहीं लगता है। नहीं, ये तो अभी करवाया। लेबरिटी तो सारे देना, ये कट ऑफ वैल्यू जो प्रिंटेड है वो ठीक नहीं है। चलो वो तो मैं फ्रेश हो जाएगा जब भी करवाएंगे वापस आके। मैंने वैसे बता रही थी अपने को टीएसएच 2.5 के नीचे चाहिए प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइमेस्टर मतलब जैसे प्रेगनेंसी का यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, हमें कट ऑफ टीएसएच 2.5 चाहिए, इससे बेटर है कि अपन पहले ही रख लें। थायराइड कम करने का वो गोली चालू करनी पड़ती है अगर ये 3 है तो, बट अभी हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें रिपीट हो जाएगा फिर एक बार। ये हमारे जो पीएससी टेस्ट होंगे उसमें फिर ये रिपीट होता ही है। अब आप ऑपरेट कराने के हिसाब से आए हैं या कंसल्ट करने के लिए? कंसल्ट करने के हिसाब से आएंगे, फिर वापस आएंगे, वापस आएंगे। हां, मैं फैमिली में डिस्कस करके देखते हैं क्या वापस जाना है, और नहीं मेरे फादर और देखो आधी फैमिली तो यहीं बैठी है। देखो क्या होता है जी, माँ-बाप से डिस्कस करे बिना कुछ नहीं होता। माँ तो यहाँ बैठे हैं, पिताजी तो बात करनी पड़ेगी। फिर वो आपके इन-लॉज़ में भी ऊपर थोड़ा है। सा बात कर लें तो ज़्यादा बेटर है। डोंट वरी, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। अब डीएचएल सीपीटी और माइमेक्टमी, ये 3 चीज होनी है आपकी। डीएचएल सीपीटी और माइमेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूव, सॉरी फाइब्रॉइड रिमूवल होगा, और यूट्रस का कैविटी अंदर से चेक करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आगे कोशिश करनी है, और दोनों तरफ की नलियां खुली है या बंद है वो देखनी पड़ेगी, और दोनों तरफ की ओवर ओवरी का रिलेशन कैसा है वो देखना पड़ेगा। मैम जैसे इसमें हमारे पहले जो अल्ट्रासाउंड हुए हैं गंगानगर से करवा के लाए हैं, उसमें सिस्ट दिखा रहा है फरवरी और मार्च में। हाँ, अभी तो नहीं है सिस्ट, अभी एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन क्योंकि एक छोटा एंडोमेट्रियोमा है, बहुत बड़ी सिस्ट तो नहीं है, तो एंडोमेट्रियोसिस की तो उसकी भी वो भी निकालनी पड़ेगी। मैम वो सिस्ट क्या साइज़ की है लगभग? अभी तो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 ही है, छोटी है अभी तो, लेकिन वो है तो खराब ओवरी में। तो ये 7-7 दिन का अलग है? हाँ हाँ, सब कुछ साथ ही होगा। मैम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इसके बाद? ट्यूब्स के स्टेटस पे डिपेंड करता है, तो ट्यूब्स ओपन है जब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ट्यूब्स खराब है, ट्यूब्स बंद है तो फिर नहीं होगी, फिर आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। राइट। मैम ट्यूब्स का कैसे चेक? बता रहे ना, इसमें करेंगे ना। अच्छा, जो जहाँ आप इसके अंदर ऑपरेट करोगे उसी के अंदर सारी चीज़ आ जाएगी। डीएचएल सीपीटी, सीपीटी होता है क्रोमोपर्ट्यूबेशन टेस्ट। अगर सही होने लायक है तो कर देते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं। अगर ब्लॉक बताते हैं, जैसे कोई एचएससी की रिपोर्ट लेके आया, उसमें ब्लॉक है, तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं खुलने के। कई बार तो क्या होता है, रिएक्शनरी ब्लॉक होती है, कई बार कोई थोड़ा बहुत कचरा होता है जो पानी डालने से या तार डालने से खुल जाता है, कई बार गांठ की वजह से या किसी और कारण से ब्लॉक आती है, तो वो सब जैसे नॉर्मल एनाटॉमी रिस्टोर होती है तो ठीक हो जाती है। बट अगर कोई वो ग्लेसली डैमेज्ड है, कोई हाइड्रोसल्फेट से ग्रॉसली कुछ खराब है, तो वो तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैम इसके जैसे पीरियड्स में पेन होता है तो लेफ्ट साइड पेन होता है? वो पीरियड्स का पेन एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, सो ग्रॉसली एंडोमेट्रियोसिस है। नहीं, इसके जैसे लेफ्ट साइड में पेन होता है, जो इसके ओवरी में सिस्ट है वो राइट साइड ओवरी में सिस्ट है। ओवरी का सिस्ट एक अलग चीज हो गई, वो जो सिस्ट थी वो नॉर्मल सिस्ट थी जो खत्म हो गई है, वो पानी की गांठ होती है जो अंडा बनता है, फूटता है, कई बार रेसिडुअल फॉलिकल रह जाता है, वो चीज थी। अभी हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस, जो चॉकलेट सिस्ट होती है, जो ब्लड की गांठ होती है, जो महीने का ब्लड आता है वो इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके के ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे सब जगह जमा हो जाते हैं, जैसे इधर जमा हो गए या इधर जमा हो गए, फिर आते हैं उसके पास आके चिपक जाती है, पूरी ट्यूब्स उसमें चिपक जाती है, वो पूरा एक पूरा सेंट्रल मास बन जाता है। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैंने उसमें काफी सारी सर्जरीज हमने लाइव कर रखी है, अब वो जाओगे तो सर्जरी समझ में जाएगा कि क्या मैस होता है एंडोमेट्रियोसिस, बिगेस्ट मैस सर्जरी। और ये रिपीट भी होता है, बार बार भी होता है, जैसे आज हम सर्जरी करके उसको सारा क्लियर कर देंगे, लेकिन आगे जैसे रिपीट रिपीट मेंसेस आएंगे वो वापस से बन जाती है बीमारी। उसका कोई कंफर्मेशन ये बनेगी नहीं बनेगी या बनेगी बनेगी, कंफर्मेशन है कि बनेगी, क्योंकि हर महीने महीना आएगा, ये कंफर्म है। महीना नहीं आएगा तो नहीं बनेगी। अब महीना नहीं आने के दो तरीके, या तो प्रेगनेंसी हो जाए या ऐसे अपन मेडिसिन चलाए, बस दो ही तरीके हैं। या तीसरा होता है जो फाइनल इलाज होता है यूट्रस रिमूवल, वो जो लास्ट में जाके करते हैं, मतलब वो फाइनल इलाज वही होता है। इसके बीच में ये होता है जैसे प्रेगनेंसी हो गई, अब गैप देना है तो उसमें जैसे कुछ दवाई वाले कैप्सूल आते हैं जो यूट्रस में फिट कर देते हैं, तो उससे धीरे धीरे महीना नहीं आता, तो 5 साल की चली जाती है फिर एक साथ। फिर जब अपने को रिप्लेस कराना या दोबारा बेबी चाहिए तो उसको हटा देते हैं, वो एक बीच का रास्ता है बाद का। अभी अपना टारगेट है कि हमें सारा बीमारी हटा के अपन प्रेगनेंसी अचीव करें, ये टारगेट है। कितना टाइम लगता है इसकी सर्जरी में? 3 घंटे तो मिनिमम मान के चलो, लेकिन ज़्यादा गंदा निकला तो 4 घंटे में लग सकता है, मतलब 2 से 4 घंटे के बीच में पकड़ के चलो आप। सर्जरी में नहीं, आपको तो एनेस्थीसिया दे देंगे, आपको नहीं होगा, पेन हमारे हाथों में होगा। पेन तो होता है, मरीज को नहीं होता, सर्जन को होता है। कितने टाइम तक प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं? 2 महीने। 2 महीने का टाइम। एस्टिमेट एक्सपेंसेस वो सिस्टर बताएगी। बाद में। जब भी आप सर्जरी कराएंगे तो हमें पहले बेहोशी की जांचें चाहिए होती है, फिटनेस चाहिए होती है, 2D को कार्डियक चेकअप, कार्डियक फिटनेस कंप्लीट चाहिए। मींस हाँ। और मैम की साइकिल मतलब कितने टाइम में होनी चाहिए? जैसे मान लो इसके 18 तारीख या 19 तारीख को साइकिल आया होगा, तो उसके कितने दिनों के अंदर ऑपरेट हो जाए ज़्यादा बेटर? ज़्यादा बेटर है कि शुरू के 5-7 दिन के अंदर हो जाए तो बेस्ट है। अब जैसे मान लो 13वां दिन है इसका,
तो आज भी सकते हैं अगर कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं है तो। नहीं कोशिश बस फाइनली होता है कि सेकंड स्टेज में पोस्ट हाफ में इसलिए नहीं करते कि बाई चांस कोई अननोइंगली कोई प्रेगनेंसी हो तो डिस्टर्ब हो सकती है, पर टारगेट यही है, सोचा तुमने ट्राई किया बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साइकिल आने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दबाव पड़ता है पेट पे या वैसे जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 महीने नहीं कर सकते ट्राई 2 महीने रेस्ट। आपके लिए वो रेस्ट है, उनके लिए दूसरा रेस्ट है। घर का काम देख सकते हैं 10-15 दिन बाद, मोटा सुपरफिशियली कोई दिक्कत नहीं है। अपना खुद का काम तो 2-3 से ही कर सकते हैं, अपना नाना दोनों खाना पीना ही कर सकते हैं खुद से। हॉस्टल में स्टे सर्जरी के बाद देते 24 to 48 आवर्स। वैसे तो एक दिन ही रहता है, लेकिन आप गंगानगर से तो 2 दिन मानो। मोटामोटी 2 दिन ट्रेन बेटर है और बस से भी जाना चाहते हो नहीं एक्चुअल में क्या है रास्ते में जैसे थोड़े बहुत झटके वगैरह लगते हैं तो उसके अंदर क्या है उसके अंदर 2 ऑप्शन है जैसे मान लो बस के लिए तो हमारे को बिल्कुल बस के आगे रोक देती है और ट्रेन के अंदर मतलब 1 किलोमीटर चल के उसके बाद पहुंचना पड़ता है तो चलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी 1 किलोमीटर तो नहीं चलना अलाउड है सर्जरी के तुरंत बाद। हाँ क्योंकि मेरे को भी तो गाड़ी लानी पड़ेगी ना फिर वहाँ पे पिकअप के लिए। अच्छा रेलवे स्टेशन अलाउड नहीं इसीलिए आप अच्छा 1 किलोमीटर तो चल तो सकती है, बट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। नहीं पता नहीं नहीं सर्जरी के बाद कोई परहेज इस तरीके का ऐसे कोई परहेज नहीं, चलना फिरना अलाउड है नहीं, खाने पीने में ये कि दलिया खिचड़ी नहीं देना, नहीं देना ये परहेज। ऑपरेट होंगे सब कुछ अच्छा दूसरा मैडम जैसे हमने ईएमएस लेवल इसका कम आया हुआ है गंगानगर वो में तो चेक कम करा हो सकता है 1.1 सर्जरी के तो इसके अंदर मान लो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस ईएमएस लेवल ऑलरेडी लो है सर्जरी के बाद और कम हो सकता है, और कम हो सकता है क्योंकि अगर सिस्ट निकालते हैं तो कुछ तो ओवरी डैमेज होती है। भाई हम तो हमारा बेस्ट लेवल पे सर्जरी करते हैं कि बिल्कुल भी डैमेज ना हो, बट ऐसा हो नहीं सकता कि अपन कहीं कोई चीज़ सेपरेट कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, कुछ भी हैंडलिंग कर रहे हैं, सम डैमेज विल बी देयर, लेकिन जनरली 6 महीने के बाद रिकवर कर जाता है। ईएमएस लेवल कवर कर जाता है हाँ, और देयर इज 2-3 मेडिसिन आल्सो एमएच फिक्स और कुछ 1-2 मेडिसिन आती है जिससे कि एमएच लेवल बढ़ाया जा सकता है। वो 3 महीने का कोर्स होता है, तो जब डिस्चार्ज होंगे तब हम आपको लिख देंगे, तो 2 महीने का तो वैसे भी अपने को गैप देना है, क्योंकि उस हमें लेवल एक्चुअल में में वो बढ़ किसी जाएगा। डॉक्टर ने गाइड किया था कि आप पहले आईवीएफ में चली जाइए क्योंकि आप एक स्टोर करवा लीजिए बाद में आपका ओवरीज मतलब डैमेज होगी और ये होगा कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है। बैठ सकते हैं पर इनके तीनों दिन पर क्वालिटी पड़ते रहेंगे तीनों में नेक्स्ट में तो एग बन रहे हैं, लेकिन स्टोर करा लेंगे तो कोई बुराई बात नहीं। एक्चुअल में आईवीएफ के अंदर इंजेक्शन बहुत हैवी डोजेस के दिए जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं सर, वो डोज वो दी जाती है जो उनको इफेक्टिव होती है। हेलो हाँ हमें ये दो से भी किया 75 मिनट से भी कुछ होंगे 10 एक्स लग जाती है उसके 100 मिनट से भी नहीं होती हाँ, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है पहले हम सोच रहे हैं कि अपना नेचुरल लाइफ है हम्म, वो तो जिससे कैसे कोविड गड़बड़ आएंगी तो ये आइडिया के लिए जाते हैं सभी की गाइड से वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कोई बात चेक को वजन पता लगता है ऑपरेट होगा तो पता नरेंद्र बैठा है ना, तो नरेंद्र बात है। ये ऑपरेट होना ही है हाँ नरेंद्र अटेंड कर लेगा। वो नाउ एट द टाइम आपकी बेस्ट वे क्या है दोनों की बेस्ट वे क्या पूछ रहे हैं? इस टाइम के अंदर हमारे को बेस्ट कैसे मूव करना चाहिए आपकी राय में तो लास्ट राय तो देखो डॉक्टर की चलती है तो हमें कैसे चलना चाहिए पहले रिमूवल पहली करवाना बात तो ये है कि भाई पहले तो अपन ये डिसाइडेड नहीं है ना कि हमारा आईवीएफ होगा कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो। चाहिए तभी आपको तो अगर मान लो अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फिर व्हाई वी शुड गो फॉर ऑल दैट थिंग ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो तब रिक्वायर्ड होगा कि जब हमारे को ये डिसीजन हो गया कि अब आईवीएफ ही कराना है और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए और तो एक बार उसमें चलिए एंडोमेट्रियोमा इतना बड़ा नहीं है किसी की ओवरी की भी बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है, और जितने दिन ये बीमारी अंदर रहेगी वो ऑटोमेटिकली सबको डैमेज करती है, इंटेस्टाइन, यूट्रस, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, अंदर का ओवरी सबको डैमेज करती है। जैसे बीमारी निकलेगी लोड खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, सब कुछ रिकवर कर जाएगा। और एंडोमेट्रियोसिस में जनरली ट्यूब्स खुली होती है। अगर ये ट्यूबरक्लोसिस होता तो ऑब्वियसली ट्यूब्स हम पहले बोलते थे कि ट्यूब्स तो खराब ही होंगी, 99% ट्यूब्स खराब होती है ट्यूबरक्लोसिस में, और एंडोमेट्रियोसिस में 90% ट्यूब्स ठीक होती है। मतलब गंदे से गंदे केस में भी ट्यूब्स ठीक निकलती हैं। मैम आपकी राय में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमूव दिस फाइब्रोइड एंड ऑब्वियसली फाइब्रोइड तो 101% रिमूव होना ही होना है प्रेगनेंसी से पहले, किसी भी कंडीशन में। हम तो नेचुरल प्रेगनेंसी भी आपको मतलब हम तो अलाउ नहीं करेंगे या हम राय नहीं देंगे, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी हुई तो अभी जो 1-2 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है ना ये तुरंत डबल हो जाएगा। जैसे प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने में 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग्स। इतना स्पीडली बढ़ता है कि बच्चे ना तो बच्चा बढ़ पाता है, बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, बच्चे में धड़कन नहीं आती है, आगे भी चल गया तो प्री टर्म अबॉर्शंस हो जाते हैं, मतलब प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, पेन ऑलरेडी अभी हो रहा है, फाइब्रोइड और पेन करेगा तो प्रेगनेंसी भी कंफर्टेबल नहीं होगी, यू कांट एंजॉय योर प्रेगनेंसी। मतलब वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है इधर कुआं इधर खाई, व्हाट वी विल डू नाउ, क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम दवाइयां दे सकते, ना पेन किलर दे सकते, ना उसका ट्रीटमेंट कर सकते। कुछ मेरे बहुत ऐसे नहीं होता है वो दर्द तो होता है तो ये तो सही हम वजह तो समझते हैं एंडोमेट्रियोसिस का पेन क्या होता है, है बाकी लोग जिसका नहीं होता वो नहीं समझते, वो कोई भी नहीं समझ सकता। या तो हम समझते हैं क्योंकि हमारे पास दिन में 4 मरीज देखते हैं जो आंसू गिराते हुए आते हैं, और जब सर्जरी के बाद वो खुशी खुशी भी आते हैं, और अंदर का सिनेरियो हम देखते हैं कि इसमें कितना मैस होता है अंदर, वो आप लोग कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप लोगों का काम ही नहीं है, ना आप लोगों को देखना, ना फील करना, कुछ नहीं करना। देखा नहीं जाता मैडम हाँ, मैं ये तो बता रही हूँ कि वो सिनेरियो आप देख ही नहीं सकते, ना आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते, तो वो तो या तो मरीज समझता है या डॉक्टर समझता है जो उसको ऑपरेट करता है। तो एंडोमेट्रियोसिस इज वेरी मेस थिंग, मतलब वर्सर देन कैंसर। तो ये तो ठीक होना ही होना है, मतलब इसका तो इलाज होना ही होना है। अब आप जब करा लेंगे उस दिन आपका टर्निंग पॉइंट होगा। आज दर्द हो रहा है, सर्जरी हुई, कल आप दर्द से, तो वही 4 घंटे की विंडो है, विंडो के इधर ही है, विंडो के उधर। अब आपको लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। जब तक नहीं होता है वो देखो होता है मैम हम राय करके फिर आपको डरना हमेशा बीमारी से चाहिए, ना कि इलाज से और ना इलाज करने वाले से, तो मैं मुझे फाइव क्योंकि नुकसान हमेशा बीमारी करती है। वहाँ वाले डॉक्टर ने मैं क्या कोई ना 3 महीने प्रेगनेंसी ट्राई को 5 होने के बाद
वो देखो सबका अपना अपना वो हो सकता है कि वो वाली बात है कि आज मोस्टली मुझे मैं उसको देख ही नहीं पा रहा या फिर उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहा उस चीज में हो सकता है कई ऐसी लोगों को बात है। फ्लाइट में जाने का फेयर होता है तो वो कहते हैं ट्रेन इज द बेस्ट थिंग, लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना है तो फ्लाइट आधे घंटे में पहुंचा देती है। आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंचे, आधे घंटे में अपने ट्रैवल किया, आधे घंटे में आप उतर गए, विद इन 2 आवर्स वेरी कंफर्ट के साथ आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। जिसको नहीं जाना किसी भी वजह से, या फिर एक ऐसा भी कह सकते हो कि जिसके पास 2 व्हीलर ही है और जिसको 4 व्हीलर चलानी नहीं आती है, वो 4 व्हीलर की 4 कमियां निकाल सकता है, लेकिन हम सबको पता है कि 4 व्हीलर में कितना आराम है। सर्जरी का टाइम तो कर लेना चाहिए। 2 सर्जरी है हमारी, एक और एडजस्ट कोई दिक्कत नहीं। आप ही जांच करा दो पहले। जैसे पीछे इन्होंने ट्राई किया नहीं वही फैक्टर की कमी नहीं हुई थी। बहुत सारे फैक्टर लगते हैं प्रेगनेंसी नहीं होने में, क्योंकि अगर आपने ये भी सुना होगा कि कॉपर्टी के साथ भी प्रेगनेंसी लग जाती है, नसबंदी वाले भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और ये भी सुना होगा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये इंसानी चीज़ ही नहीं है प्रेगनेंसी, क्योंकि किसी दुनिया में किसी का आना और किसी का जाना वहाँ से डिसाइड होता है। हमारे हाथ में क्या है, हमने स्कैन किया, हमें दिख गया कि ये फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है, तो हमारा कर्म है कि जो सामने दिख रही है उस चीज़ को हटा दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए। क्योंकि ये तो श्योर है कि अगर आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं, सपोज कि आपकी मम्मी को है, जिनको कि आज बच्चे बच्चे सब कुछ है, लेकिन वो ट्रीटमेंट इनके लिए भी वही है सेम जो मैं आपको बता रही हूँ, बस उसमें से रिएचएसपीटी हट जाएगा। बीमारी का इलाज तो इनको भी कराना पड़ेगा। और आज कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको भी एंडोमेट्रियोसिस, उसके भी गांठ है, उसका भी ट्रीटमेंट यही है। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, इट इज़ रिलेटेड टू वुमन हेल्थ। ये एक लेडी हमारे सामने है, ये हमारे घर की मेंबर है, इसको दर्द हो रहा है और इसको ये बीमारी है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसकी बीमारी इसकी हटाएं और इसको दर्द मुक्त करें, क्योंकि इसका दर्द हमारा दर्द है। आज बच्चे को लग जाती है तो हमारे दिमाग में पहले क्या आती है, यार इसकी क्यों लगी, मेरे लग जाती, क्योंकि उसके भी दर्द हो रहा है, मेरे भी दर्द हो रहा है, 2 जनों को दर्द हो रहा है, आज मेरे लग जाएगी तो कम से मेरे बच्चे को दर्द नहीं हो। वी आर मोर एंड हैप्पियर उस दर्द में। ये सब माएँ जो है बैठी होंगी वो सब जानती है इस चीज़ को। तो वही यही बात है कि आज अपने परिवार में किसी को भी दर्द हो रहा है, बात तो एक ही है ना, इनको हो चाहे इनको। तो दर्द लाइफ मुक्त लाइफ जीने का अधिकार तो हर इंसान को है। प्रेगनेंसी इज अ वेरी वेरी सेकेंडरी थिंग, लेकिन वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ अदर थिंग आल्सो, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी इज हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर अ लेडी और अ फैमिली। तो वो एक एडिशनल थिंग है, बट डोंट फोकस ओनली ऑन प्रेगनेंसी, फोकस ऑन द वुमन पेन फ्री लाइफ। क्योंकि मेंसेस आते हैं हर महीने 4 दिन दर्द में निकलते हैं, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, और 4 दिन उसका फियर, मेरे को महीने आने वाले हैं, मेरे को दर्द होने वाला है, माइंडसेट होने वाला है, फिर वो होगा, फिर वो चला गया कि अच्छा मुझे 4 दिन ये दर्द हो रहा था, अच्छा फिर एक फियर और के अगली बार फिर से ऐसा ही होगा। आप सोचो कि महीने के 15 दिन तो सिर्फ इसमें चलेगा ज़िंदगी के। अगर आप लाइफ काम करोगे तो आधी ज़िंदगी इसमें निकल जाती है। ये तो 4 दिन से ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो मिनिमम बता रही हूँ आपको। ब्लड टेस्ट ही है अभी आप अभी दे दोगे तो एटलीस्ट अपना ये फोकस क्लियर हो जाएगा कि ये शी इज फिट और नॉट फॉर द सर्जरी। क्योंकि इसके बिना तो आप अगर बिना फिटनेस के आए भी सर्जरी के लिए और फिर मैंने बाद में अनफिट कर दिया, तो देन आपकी सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। ब्लड का मतलब हाँ, ब्लड है, ईसीजी, एक्सरे, कोई आप सब करा के फिटनेस करा लीजिए, सर्जरी तो होनी ही होनी है फाइनली। आज नहीं तो कल, तो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी आप डिसीजन लेके आएंगे तभी टेस्ट वैलिड रहेंगे। और जब भी आप सर्जरी के लिए आएंगे तो 2 गोली डेल्गोलेक्स की और 4 गोली गैसेक्स की लेके आनी है रात को। जैसे कल सुबह सर्जरी है तो ये आज रात को लेनी है, ताकि पेट साफ हो जाए, ताकि हमें अंदर ऑपरेशन करने में आसानी हो। खाली पेट सुबह हल्का नाश्ता करके आ सकते हैं। मॉर्निंग भी हम तब तक पहुंचे 10-11 बजे तक तो आई जाओ। हम ऑपरेशन 2 बजे बात करते हैं, 2 बजे तक हमारा ओपीडी रहता है, और फिर हम 2:30-3 बजे ऑपरेशन चालू करते हैं। अब जिसमें जैसे एडमिशन बनते जाते हैं उस हिसाब से नंबर लगता है। हल्का नाश्ता करके, हाँ, जैसे चाय पोहे, चाय बिस्किट या कुछ हल्का, कुछ नारियल पानी, नींबू पानी, 6-7 बजे आप ले लें, 7 बजे 8 बजे के बाद फिर कुछ नहीं लेना। और बाकी कितने दिन ये रात को लेनी है। जी रात रात को नाश्ता खाना खा के 8-9 बजे खाना खा लिया, उसके बाद ये गोली लेनी, ताकि सुबह तक पेट एकदम साफ हो जाए। ठीक है? हाँ, हाँ, नॉर्मल। मैंने तो बात के लिए बना के दिया। मैंने तो एक ही परहेज बताया अभी तक आपको। बीमार आदमी दलिया खिचड़ी देते हैं जी हम क्या बीमार बनाते नहीं है ना, हम बीमार हमारे पास आता है, हम बीमार को हेल्दी पर्सन करके भेजते हैं। दलिया की चीज़ पहले दूर कर देते ज़्यादा से। हम बीमार नहीं भेजते यहाँ पे। थैंक यू सो मच।